एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ गीतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि आता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने स्टडी किया कि एटम क्या होते हैं। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जिसको हम उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। होता है ना, एक स्टेज आती है उससे ज्यादा किसी को नहीं तोड़ सकते, तो अनकटेबल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमने किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट, कैसे हम मेजर करते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, कि किसमें कितने एटम्स हैं, क्या मेजरमेंट आती है, ठीक है। वो सब कुछ डिस्कस किया, एटम के बारे में डिस्कस किया। अब मॉलिक्यूल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, आयंस क्या है, ठीक है, और साथ में उसका राइटिंग फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको लिखते हैं, कौन सा फॉलो करते हैं रूल्स, वो सब कुछ इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा एटम क्या होता है, इतना स्मॉल होता है, इससे ज्यादा उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इतना स्मॉल होता है, वो कंबाइन करके ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर जो मॉलिक्यूल है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब अकेला ही स्टेबल रहता है, ठीक है, अकेला सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, ठीक है। जो एटम आ गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, अनकटेबल होता है। बट मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। समझ गए, क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल क्या है। तो फिर आता है मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट। अब ये क्या चीज है? मॉलिक्यूल ऑफ ए एटम मतलब कंस्टिट्यूट सेम टाइप ऑफ ए एटम, ठीक है। किसी भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि नाम दिया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स है आपके, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम टाइप ऑफ ए एटम्स होते हैं। एटम क्या होता है, जो अनकटेबल होता है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूट सेम टाइप ऑफ ए एटम, वो आ गया आपके मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके ऑर्गन आ गए, हीलियम आ गए, ठीक है, जिनॉन आ गया, ये क्या है, स्टेबल होते हैं। तो ये सिंपल मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ क्या होते हैं और उनके साथ कंबाइन करके भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, उसमें क्या होता है, दो एटम्स ऑक्सीजन के एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, O3 भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन का यूज पता है क्या हमारे लाइफ में यूज होता है? ओजोन हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है, मतलब जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है वहां पे प्रेजेंट होती है। जो हमें पराबैंगनी किरणें मतलब सूरज की जो रोशनी आती है ना, वो हार्मफुल होती है उसकी रेज, तो उससे बचाती है अर्थ तक पहुंचाने में, इसलिए हेल्प करती है। कितने एटम्स होते हैं इसमें? इसमें होंगे आपके ऑक्सीजन के 3 एटम। अब कोई भी एलिमेंट है ना, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किसमें कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने टाइप्स के एटम, या आप बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं, वो आती है उसकी एटॉमिसिटी। देखिए डेफिनेशन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ए एटम कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल इन ए नोन एज ए एटॉमिसिटी। कई बार डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एटॉमिसिटी क्या होता है, कितने नंबर ऑफ ए एटम, मतलब जैसे ऑक्सीजन है O2, O3, O4, O5, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं उसके साथ, वो आती है उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ स्ट्रक्चर है ना नॉन मैटर्स, जैसे कार्बन है और एलिमेंट्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा अजीब सा है, थोड़ा अलग अलग वैलेंसी आती है, अलग अलग तरीके से बनता है, ठीक है, उनमें कैटानेशन होती है। बट देखिए कुछ नॉन मैटर हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखिए इसके ऑर्गन है, जिनॉन है, ये क्या है, नोबल गैसेस है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करती है। जैसे कि नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, चार्ट में देख लीजिएगा कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये डायटोमिक, मतलब 2 के केस में। ऑक्सीजन क्या होता है, ट्राइटोमिक भी एग्जिस्ट करता है। जो फॉस्फोरस है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, टेट्रा। और क्या होता है, टेट्राटॉमिक होता है। साथ में जो सल्फर है वो तो ज्यादा, जो उसके एटम है अलग अलग एटम, मतलब सेम सल्फर के ही,
वो एग्जिस्ट करते हैं। ये तरह कुछ क्या है आपके एलिमेंट जो क्या करते हैं, जिनकी वैलेंसी है कि ये सेम टाइप के एटम के साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो आती है उसकी एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बता सकते हो, डेफिनेशन आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया किसका कंसेप्ट, मॉलिक्यूल का, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। एटॉमिसिटी कि कितने नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं एक एटम के साथ, वो आती है उसकी एटॉमिसिटी। चार्ट में आपने क्लियरली देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अब देखो एटम है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो कंपाउंड, अब देखो एक एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एटम तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पर मॉलिक्यूल क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। क्या है, उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बट क्या सिंपल एक ही चीज पूरे लाइफ में सरवाइव कर सकती है, नहीं ना। अब देखो एक ही चीज होगी पूरे अर्थ पे, क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है या कुछ होना पॉसिबल है, नहीं ना। तो वो कैसे रहते हैं, कंपाउंड्स मतलब कंबाइन करके, देखो कंपाउंड्स मतलब कंबाइन करके रहते हैं। तो देखो जैसे कि वाटर है, H2O सिंबल है, कई बार पूछा जाता है वाटर पीते हो ना डेली, उसका सिंबल क्या है, H2O। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आपको ना किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स पता होने चाहिए। अगर सिंबल्स नहीं पता ना तो आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। देखो अभी बता देती हूँ, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, ऑक्सीजन का सिंबल है O, ठीक है, तो ये क्या आ गया वाटर H2O। अब किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, देखिए अब देखो होता, आप किसी के साथ जुड़े हो, क्या कोई चीज जुड़ी है, ठीक है, आप कोई चीज कंबाइन कर रहे हो, तो क्या होगा, एक चीज कई बार उसको स्टेबल करने के लिए एक चीज ज्यादा लगेगी, एक चीज कम लगेगी, होता है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, खाना बनाते हो, खाने में जितनी आपने सब्जी डाली उतना ही नमक थोड़ी ना डालते हो, नमक का अमाउंट स्मॉल होगा कंपेयर टू सब्जी, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ ले लो, स्टेबिलिटी के लिए अगर आप जितना नमक है उतनी सब्जी डालोगे तो वो किसी से खा ही नहीं जाएगी, मतलब प्रॉपर कुछ नहीं बनेगा। तो वैसे ही आपके कंपाउंड्स में आता है, इनमें भी प्रॉपर प्रोपोर्शन होती है। जैसे ले सकते हो 1 चम्मच क्या नमक और एक कढ़ाई जो पूरा बनाते हैं बाउल, वो सब्जी की आ गई, तो वैसे ले लो, ये भी रेशो में होती है। तो वाटर है, वाटर किस रेशो में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन 1 की और ऑक्सीजन 8 की रेशो में एग्जिस्ट करता है। ये एग्जांपल ले सकते हो, 1 स्पून किसका, आपके नमक का, फिर साथ में 8 जो रेशो है उसकी वो ऑक्सीजन आ गई, सब्जी आ गई, समझ गए ना। प्रोपोर्शन होता है, फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन किया था ना, कि फिक्स रेशियो में ही वो क्या करता है, कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तभी वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज बराबर डालोगे तो हर कुछ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है आपका NH3, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, याद रखना, N फॉर नाइट्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन जब बना तो ये बन गया अमोनिया। सिंबल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दो क्या है इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, 14:3 रेशियो में ही एग्जिस्ट करते हैं। समझ गए कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होती है, अगर बराबर डालोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, अगर बराबर डालोगे तो कुछ और बन जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको वही चीज चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, तो उतना ही प्रोपोर्शन लगेगा, अगर प्रोपोर्शन चेंज कर दिया तो कुछ और बन जाएगा। अब जनरल लाइफ में भी एग्जांपल देख लो, देखो एक्सरसाइज करनी है, कोई भी काम करना है, पूरा दिन कर दोगे तो अलग प्रोपोर्शन हो जाएगा, अगर आप फिक्स टाइम पे सब कुछ करोगे तो सारा बैलेंस रहेगा। वैसे ही केमिकल्स का केस भी ऐसा ही है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चीजें होती हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सिंबल, CO2, ठीक है, कार्बन 3:8 की रेशियो में आपके कार्बन एंड ऑक्सीजन रहते हैं, याद रखना। वाटर का सिंबल H2O, अमोनिया का NH3, फिर आ गया CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 की रेशियो में ये रहते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट किसका, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। फिर आता है आपके व्हाट इज आयन, आयन्स क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, एक क्या आता है इसमें मेटल, ठीक है, प्लस दूसरा आता है नॉन मेटल, ठीक है। अब इसका एग्जांपल करें कुछ, देखिए एक मेटल आ गया आपका सोडियम और नॉन मेटल आ गया आपका क्लोरीन। अब देखो ये भी तो कंपाउंड बोल सकते हो हमें, क्यों इसमें आयन बोला, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको आप बोलते हो कैटायन, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आया उसको बोलते हो आप एनायन, ठीक है। क्लियर हो गया, पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज एनायन, ठीक है।
ये क्या है आपका जो सॉल्ट आप खाते हो डेली टू डेली लाइफ में, वो आता है आपका सोडियम क्लोराइड। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कॉमन सॉल्ट का सिंबल क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए चार्ट में देखिए कुछ आयंस हैं, जैसे कि आपका दिया है कैल्शियम ऑक्साइड किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, फिर आ गया आपका सोडियम क्लोराइड किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आ गया आपके आयंस। आयंस कब बने, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एनायन एंड कैटायन मिक्स होते हैं तो आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब आयंस आ गए, ठीक है। कैटायन एंड आयन का सिंबल्स आपको पता है लिखते कैसे हैं, राइटिंग फॉर्मूला क्या है, किसका पढ़ रहे हैं हम, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो कंपाउंड्स का राइटिंग फॉर्मूला क्या हुआ, राइटिंग फॉर्मूला का मतलब क्या समझ सकते हो, राइटिंग क्या मतलब होता है ना, राइटिंग सुधारो, राइटिंग सुधारो। तो राइटिंग क्या हुआ, लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या होता है ना, कोई रूल्स फॉलो होते हैं, ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दो कैसे भी लिख दो, ठीक है। इसके लिए भी रूल्स फॉलो होते हैं। देखिए डिपेंड करता है ना, देखिए जैसे कि एक बॉक्स है, इसमें कुछ सामान डालना है हमें, डिपेंड करेगा कि इसमें कितना स्पेस खाली है। अगर आपके पास इसमें जो सामान है वो कम जरूरत का है, ठीक है, तो और जो दूसरा सामान है वो ले जाना जरूरी है, ठीक है आपको, तो क्या करोगे आप, जो अननेसेसरी सामान था उसको निकाल दोगे और यहाँ पे स्पेस कर दोगे ताकि दूसरा फिल हो जाए, ठीक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, एक कंपाउंड है, ठीक है, ये है ये है, ये दोनों कंबाइन करेंगे एक दूसरे पे, वो डिपेंड करेगा ना उसका स्पेस कितना है उसमें। माना आप सफर में जा रहे हो, ठीक है, आपको सामान लेके जाना है, आपके सूटकेस में थोड़ी जगह है, बट सामान जो आपको और एक्स्ट्रा लाना है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आपको ले जाना भी एक ही सूटकेस है, तो आप देखोगे कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो करोगे, ठीक है। तो या तो आपको अगर जो सामान डाला है वो भी प्रॉपर है कि आपको वही चाहिए भी, तो क्या करोगे, जो और सामान डाला है उसमें से कम कर दोगे, डिपेंड करेगा ना कि उसमें स्पेस कितना खाली है। तो वैसे ही आपके एलिमेंट्स में होते हैं, जितना उसमें स्पेस खाली होगा ना उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि वो किसी और को कितना ले सकता है, किसके साथ कितनी कॉम्बिनेशन बना सकता है। माना एक बॉक्स में सामान डाला, हाफ आ गया, वो हाफ स्पेस खाली है तो मतलब हाफ उसमें और डाल सकते हो। अगर उसमें सिर्फ थोड़ा सा एरिया खाली है, ठीक है, जैसे कि इसमें इतना सा खाली है तो इतना सा डालोगे, इसमें इतना खाली है तो इतना डाल सकते हो। तो ये क्या चीज आई, ये आई उसकी वैलेंसी, मतलब कितना बैलेंस बोलते हैं ना, बैलेंस, स्पेस खाली है, स्पेस खाली है तो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। माना एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, हमारे कितने हैंड है, 2, हम 2 हाथों से सामान पकड़ सकते हैं, ठीक है। बट ऑक्टोपस देखा है क्या होते हैं, देखिए ऑक्टोपस क्या होता है, इसके 8 हैंड्स होते हैं, तो ये 8 हैंड से पकड़ सकता है, डिपेंड ऑन द बैलेंसिंग ना, इसके पास 8 हाथ की पावर है उठाने की, हमारे पास सिर्फ 2 है, जिसकी 4 है उसकी 4 बैलेंस है, 4 तरीकों से उठा सकता है। उसी पे डिपेंड करती है आपकी राइटिंग फॉर्मूला भी उसी टाइप से लिखते हैं। मतलब एक एलिमेंट के पास अगर स्पेस खाली है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई और एग्जिस्ट कर सकता है, अगर स्पेस है कम है तो कम थोड़ा एग्जिस्ट करेगा दूसरा जो एटम है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा एग्जिस्ट कर लेगा, डिपेंड करेगा ना। अब जो कैसे लिखेंगे, क्या रूल्स फॉलो होंगे, जैसे कि जो आपके राइटिंग फॉर्मूला होगा ना उसमें मेन रूल क्या होगा, वो बैलेंस में होगा, ठीक है, कैसे, बैलेंस में। बैलेंस का मतलब कि देखो इस बॉक्स में इतना सामान आएगा तो इतना आएगा, बैलेंस में आएगा, जितना इसका उसमें कितनी कैपेसिटी है, जैसे कि मेरे हाथ दो हाथ हैं, दो सामान उठाने की कैपेसिटी है, ऑक्टोपस की 8 हैंड है तो 8 हैंड से उठाने की कैपेसिटी है। तो वैसे ही एक एलिमेंट है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है उतना ही वो दूसरे एलिमेंट को अपने साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, समझ गए, बैलेंस जरूरी है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे कि आप मैटर एंड नॉन मैटर को लिखते हो तो कैसे करोगे, पहले आप मैटर को लिखोगे फिर आप नॉन मैटर के लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि सोडियम है आपका मैटर है, नॉन मैटर आ गया आपका क्लोरीन, तो क्या हो गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, पहले सोडियम को लिखोगे फिर क्लोरीन को लिखोगे, पहले मेटल फिर नॉन मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, ठीक है। ऐसे ही उस पर डिपेंड करेगा, पहले मैटर फिर नॉन मैटर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वो कैसे लिखा जाएगा, अगर उसमें 2 एटम है दूसरे के एग्जिस्ट करते हैं तो वैसे करेगा, अगर 1:1 की रेशियो में है, जिस एग्जाम्पल के तो समझते हैं, जैसे कि Mg है
OH है, ठीक है। ये दो इसके मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, तो आप इसकी वैलेंसी ऐसे लिखोगे। अगर इसमें वन ही हाइड्रोजन है, वन ही ऑक्सीजन है, तो कैसे लिखोगे? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैपेसिटी, सोडियम की कैपेसिटी है कि एक ही OH ग्रुप ले सकता है, तो 1 1, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ब्रैकेट में तभी लिखोगे जब उसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा होगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देख इस चार्ट में देख लीजिए क्या दिया गया है। नेम ऑफ ए आयंस दिए हैं, पॉलीएटॉमिक भी बात की गई है, सिंपल क्या बोले गए हैं, नॉन मेटल की बात की गई है। देखा गया है कि कितनी वैलेंसी है, जैसे कि मेटल्स हैं, आयंस हैं, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो नॉन मेटल्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज है। और कैसे पॉलीएटॉमिक एटम बने, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, समझ हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ना, वो आता है आपका फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल कंपाउंड। कैसे लिखते हैं सिंपल कंपाउंड का? अगर दो चीजें सेम सेम रेशियो में दी हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी कंपाउंड। क्या बोलेंगे? बाइनरी कंपाउंड, जब दो चीजें दी हुई है सेम कंपोजिशन में। वैलेंसी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। वैलेंसी क्या होती है चार्ट में देखिए, ठीक है। कुछ में क्या है, आयंस, पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कोई भी चीज क्या होता है कि फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, वो डिपेंड करेगा उसमें कोई चीज आएगी। अभी किया, ठीक है, बॉक्स में अगर स्मॉल स्पेस है तो डिपेंड करेगा कि वो कितना स्पेस है, उस हिसाब से आएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब उन्हें दे दिया है, तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज में लेने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी कंपाउंड की। आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हो अलग अलग क्या है, आयंस है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, और पॉलीएटॉमिक आयन है, कैसे बनते हैं। अब जो देखो चार्ट में तो क्लियर हो गया, बट क्या आपको समझ आया कि कैसे लिखते हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कि फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल कंपाउंड कैसे लिखेंगे। बाइनरी कंपाउंड के बारे में पढ़ा, जैसे कि दो है, सिंपल रेशियो में है, तो क्या आ गया, बाइनरी कंपाउंड। हम एग्जांपल करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले आ गया हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, एक कैपेसिटी है लेने की, क्लोरीन में है एक कैपेसिटी है लेने की। तो क्या बन गया, ये बाइनरी कंपाउंड HCl। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या आ गया, देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें कैपेसिटी है कि ये एक ही कोई और चीज ले सकता है, बट सल्फर में कैपेसिटी है कि ये दो क्या हो सकते हैं, दो टाइप्स के एटम ले सकता है। ठीक है, तो कैसे कंपाउंड बनेगा इसका, H2S। ठीक है, डिपेंड ऑन द सल्फर की बैलेंसी कितनी है। ठीक है, देखो अगर सल्फर है, जैसे कि माना ये पूरा सल्फर है, इसमें इतना स्पेस खाली है, तो मतलब इतनी चीज और ऐड हो सकती है ना। बट अगर जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ इतना सा स्पेस है, तो इतनी सी ही चीज ऐड होगी। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? ठीक है, पर इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि आयंस दे रहा है, क्या ले रहा है, क्या इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो पता होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूले को लिख सकते हो। और ये जैसे कि फॉर्मूला लिखने के कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इस फॉर्मूले को लिखो, क्या बेस करता है इस पे। ठीक है, कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, जैसे कार्बन है, इसके पास स्पेस है कि इसमें 4 चीजें ले सकता है, और बट क्लोरीन के पास क्या है कि स्पेस इतना है कि क्लोरीन क्या होता है, चार्ट में देखा था नेगेटिव होता है, और जैसे कि ये है तो इसमें क्या होता है, 4 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसकी। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, CCl4, मतलब जो कार्बन है उसकी कैपेसिटी है कि 4 क्लोरीन ले सकता है, बट क्लोरीन के पास कैपेसिटी है कि सिर्फ 1 ले सकता है। वो कंबाइनिंग कैपेसिटी हुई ना, एग्जांपल बॉक्स का। ठीक है, स्पेस है 4 चीजों का, देखो 4 चीजों का स्पेस है, तो 4 चीजें और ऐड हो सकती हैं। बट क्लोरीन के केस में एक ही चीज का स्पेस है, तो एक ही क्लोरीन इसका कार्बन ऐड हो गया। ठीक है, एग्जांपल करते हैं, जैसे कि Mg है, Cl है। ठीक है, तो Mg क्या है, तो क्लोरीन की कैपेसिटी है, नेगेटिव वैल्यू होती है, Mg क्या है, 2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट्स मीन इसके पास एक कैपेसिटी है MgCl2, 2 क्लोरीन ले सकता है। ठीक है, Mg। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि आ गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम की कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, 3 ऑक्सीजन दे सकता है, और ऑक्सीजन की कैपेसिटी है कि ये 2 ही ले सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है ना, 2p कितना आ गया, ठीक है, 2p इसकी आ गई 6। ठीक है, 2 की कैपेसिटी है, तो क्या बन जाएगा, Al2
CO3, ठीक है, मतलब 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन को हायर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि कैल्शियम है, ऑक्साइड है, एक में क्या है पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक में नेगेटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नील वैल्यू होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आ गया कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड, क्या बना, देखा कैल्शियम की कैपेसिटी है कि ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले सकता है, बट हाइड्रोक्सिल की कैपेसिटी है कि सिर्फ 1 कैल्शियम ले सकता है। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। याद रखना हमने इसको OH तो क्यों नहीं लिखा, ब्रैकेट में क्यों ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो ये आयन है ना OH है, दो OH लेने की कैपेसिटी है, इसलिए इसको लिखा। ठीक है, अगर 1 वैल्यू होगी इसकी तो 1 डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि 1 ही लेने की कैपेसिटी होती है तो इसको ऐसे लिखते। बट ये जो पूरा आयन है इसको 2 वैलेंसी है कि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कैल्शियम एक्वायर कर सकता है। क्लियर हो गया। फिर जैसे कि सोडियम है, नाइट्रेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, क्या बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक सोडियम की कैपेसिटी है, ठीक है, कि ये सिर्फ 1 कार्बोनेट ले सकता है, बट कार्बोनेट की कैपेसिटी है कि ये 2 क्या कर सकता है, सोडियम आयन ले सकता है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया Na2CO3। ठीक है, क्लियर कर गए, समझ आ गया। अब देखो इसको हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है बट कार्बन तो 1 एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल है, ये रेशियो है कार्बन ऑक्साइड की। ठीक है, आयंस नहीं है कि दोनों की बराबर होगी। अगर ये पूरा मॉलिक्यूल है आपका, इसकी अगर वैलेंसी दी होती तो वो होता है। ठीक है, बट जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों है, अगर सिर्फ CO होता और 3 वैलेंसी होती या 0 होती तो उस पर डिपेंड करता। CO3 है तो कार्बन ये रेशियो में प्रेजेंट है, ये पूरा कंपाउंड है, कंपाउंड का प्रोपोर्शन है, बोलते हैं ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसके बेस पे है, वैलेंसी पे। वैलेंसी जितनी होगी उतनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। इसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तभी तो आपको पता लगेगी कि इसमें स्पेस कैसे खाली है। ठीक है, पता होगा बॉक्स में इतना सामान है, इतना सामान आ सकता है, तभी तो पता लगेगा। वो इसकी बैलेंस ही पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से कंसेप्ट किए आज हमने, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ा, आयंस के बारे में पढ़ा, राइटिंग फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, लास्ट फॉर्मूला ऑफ ए सिंपल कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ा, चार्ट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास यूनिट क्या होता है, साथ में मोल कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।